एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो ये आज एक ही वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर एग्रीकल्चर पढ़ा दूंगी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है एंड देयर इज लॉट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक ही वीडियो में डिटेल वे में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, साथ ही के साथ 1 मार्कर MCQ पर्सपेक्टिव से भी चैप्टर को समझाती रहूंगी कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जाम, दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर। सो एंजॉय दिस सेशन एंड यस, अगर आपको SST के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी चैप्टर इज देयर ऑन माय चैनल। फुल सिलेबस SST का है मेरे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 SST बाय सिमरन सहानी। आई एम सिमरन सहानी। तो आप सारे ही चैप्टर डिटेल में जाके पढ़ सकते हो मेरे चैनल से। प्लस अगर आपको MCQ वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी MCQ मैराथन सीरीज क्लास 10 SST वीडियोस आर गिवन। मैंने सारे ही चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस बना दिए हैं। यू जस्ट गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। 10th SST की जो प्लेलिस्ट है ना, उसी में नीचे जब आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको MCQ क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप MCQ मैराथन और आपकी बाकी जितने भी MCQ मैराथन है एग्रीकल्चर के, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के, ऑल आर देयर ऑन माय चैनल। सो आपको क्या करना है, आपको बस जाके चैनल को चेक करना है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। क्लास 10 इंग्लिश इज ऑल्सो देयर एंड क्लास 10 साइंस इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर एग्रीकल्चर। गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एग्रीकल्चर। तो भाई एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती करने को बोला जाता है एग्रीकल्चर। एंड इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एज वी नो दैट हमारी जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हमने बचपन में ही पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी और एक होती है टर्शरी एक्टिविटी। तो भाई एग्रीकल्चर किस में आता है? येस, यू आर राइट। एग्रीकल्चर आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें जो है जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट है, उसको यूज़ करके हम जो है रिसोर्सेज बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो चलो बनाते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, दैट बेसिकली व्हाट इज एग्रीकल्चर। खेती होती है एग्रीकल्चर, बट एक लैंग्वेज में हमें पता तो होना चाहिए दैट व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो हमारे लिए सारा का सारा फूड जो है वो बनाती है। ठीक है, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हो उसमें आटा लगा होगा, वो आटा किसने बनाया? किसान ने अपने खेत में बनाया है। आप चॉकलेट खा रहे हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट बने हैं वो किसी किसान ने अपने खेत में बनाए हैं। आप घर पे फ्रूट्स लेकर आए हो, मैंगो लाए हो गर्मियों में या सर्दियों में, ऑरेंज लेकर आए हो, वो सब किसी किसान ने उगाया है। ठीक है, तो वट एवर फूड वी कंज्यूम वो एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे पास आता है। एंड एग्रीकल्चर में सिर्फ कंज्यूम वाला फूड ही नहीं, इनफैक्ट जो है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी पैदा करा जाता है। जैसे कि आप बात करो एक केचप मेकिंग इंडस्ट्री, क्या टोमेटो केचप मेकिंग इंडस्ट्री है, तो उनके लिए उनका रॉ मटेरियल क्या हुआ? टोमेटोज़ हुए। तो बहुत हाई लेवल पे भी प्रोडक्शन होता है, जिससे कि भाई केचप मेकिंग वालों के पास बहुत सारे टमाटर जाएंगे और उससे वो जो है हमारे लिए सॉस बना देंगे, केचप बना देंगे। अब हम शर्ट की बात करें, कोई कॉटन की शर्ट है, आप कॉटन के टॉप पहन रहे हो, आपने कॉटन का जंप सूट पहना है, कोई भी अलग से आपने ड्रेस पहनी है कॉटन की, तो उसके लिए कॉटन लगता है, कॉटन का कपड़ा बनना है। तो वहाँ कॉटन कौन भेजेगा उनको? फैक्ट्री मिल्स में कॉटन जिससे कपड़ा बन सके को फार्मर उन्हें उगाएंगे और वो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में फूड भी कंज्यूम भी आता है, साथ के साथ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज भी आती है। ओके, तो ये आपकी बन गई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम। आधा तो खाना बनाते हैं जो हम खाते हैं, मोस्ट ऑफ द, और सेकेंडली रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक कॉफी, टी, स्पाइसेस आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय, टी, ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स को एक्सपोर्ट करते हैं हम, आलमंड्स, बादामों को एक्सपोर्ट करते हैं। अलग अलग फूड आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे स्पाइसेस, अलग अलग मसालों को। इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस ऑल्सो। तो इसलिए हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की एक बहुत ही अहमियत है और साथ ही के साथ 2/3 पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंडेंट है। तो भाई अब ये जो ना एग्रीकल्चर करना होता है उसको हमने 3 टाइप्स में बांट रखा है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये आपके जो चैप्टर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देखो एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड एक्टिविटी। एज ओल्ड मतलब कि आज से नहीं शुरू हुआ है एग्रीकल्चर की, हाँ भाई किसी को आइडिया है भैया उगा लेता हूँ इसमें
मिट्टी के अंदर जाके कुछ नहीं। दिस इज़ एन एज ओल्ड एक्टिविटी, बहुत सालों से, बहुत सदियों पुरानी एक्टिविटी है ये। एग्रीकल्चर हमेशा से ही प्रैक्टिस होता हुआ आया है और धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ये जो कल्टीवेशन मेथड थे हमारे एग्रीकल्चर के, उसमें धीरे धीरे चेंज आते रहे। अभी तुमने मोबाइल खरीदा होगा, जब तुम बहुत छोटे हो गए, शायद तुम पैदा भी नहीं होगे, लोगों के पास कीपैड वाले मोबाइल होते थे। फिर धीरे धीरे थोड़े वो स्लाइड वाले आए, फिर टच वाले आए, और अब इन्फिनिटी डिस्प्ले आना, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब 4 कैमरे, 6 आंखें, पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे फ़ोन्स में। तो जब इतने फ़ोन के अंदर हमारा जो है इनोवेशन आता है, वैसे ही जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स होती हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे इनोवेशंस आए। तो इसी तरीके से जो कल्टीवेशन का तरीका होता है वो धीरे धीरे बदलने लग गया। इसीलिए जो हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो भी बदलने लगी। पहले से प्रिमिटिव बेसिस पे होती थी, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, अब कमर्शियल फार्मिंग भी होती है एंड प्लांटेशंस भी होते हैं। तो इस तरीके से हर एक चीज़ में जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आते रहे और उसी के बेसिस पे हमने जो है इनको जो है डिवाइड कर रखा है। बेसिकली 3 टाइप्स की फार्मिंग जो है वो इंडिया में होती है। पहली होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द लास्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में बहुत ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करी जाती है। लो लेवल का बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है। बिल्कुल जो घर के, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक खेत है, उसमें घर वालों ने फार्मिंग कर ली, जितना प्रोड्यूस निकला या तो उसे यूज़ कर लिया या थोड़ा बहुत बाजार में बेच के कुछ पैसे कमा लिए। बिल्कुल ही सब्सिस्टेंस लेवल की फार्मिंग होती है। ये आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। दूसरी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, बेसिकली हाई पॉपुलेशन एरियाज में होती है और जितनी भी क्रॉप्स, जितना भी फूड आइटम्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो यहाँ से आता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की क्रॉप उगाई जाती है। थर्ड आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। इसमें जो है खाली एक ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है फॉर हायर प्रॉफिट्स। ये मास प्रोडक्शन के लिए करी जाती है। कौन सी हमारी? ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो इन सबको अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो पहला क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो है बहुत ही स्मॉल लैंड्स होते हैं, यानी कि एक फार्मर है पर्सनल, उसके पास अपना जितना खेत है, स्मॉल लैंड्स होते हैं। ठीक है, पहला फीचर क्या आप लिखते रहो साथ साथ में, स्मॉल लैंड्स आर देयर इन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है? जहाँ पे स्मॉल लैंड्स होते हैं। साथ ही के साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं वही काम करते हैं लैंड के ऊपर, यानी कि ये नहीं है कि किसी को रखा हुआ है कि कोई आके हार्वेस्टिंग करेगा, कोई आके बीज बोएगा, कोई आके टिल करेगा सॉइल को, नहीं। सारा काम जो है फैमिली मेंबर्स ऑफ द फार्मर ही करते हैं। उसके बाद अगर टूल्स की बात करें तो बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स मतलब बहुत पुराने ज़माने के टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे किसी लकड़ी का, किसी स्टिक का, किसी स्टोन का टूल बना लिया जाए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा जाता है, किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइज़र प्रिमिटिव फार्मिंग में यूज़ नहीं करा जाता है। नेक्स्ट इरीगेशन। देखो भाई, तुमने अगर खेती करनी है और अगर तुमने जो है उगाना है कुछ, तो पानी तो चाहिए। तो इरीगेशन के लिए ये सिर्फ और हमारे मानसून के बादलों पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो इनकी क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है। तो दिस इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसके मिक्सचर आप पढ़ लो कि स्मॉल लैंड होता है, फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, नो फर्टिलाइजर, टूल भी प्रिमिटिव, और इरीगेशन के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। और प्रोड्यूस भी बहुत कम निकलता है, जो उनकी जो फैमिली है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही निकल पाता है, और जो को थोड़ा बहुत बचता है वो बेच के उससे पैसे कमा लेते हैं। तो दिस इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके एग्जाम्पल में एक आता है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फार्मर जो है एक पीस ऑफ लैंड को जो है क्लियर कर देते हैं। क्लियर कैसे करते हैं? जैसे एक पीस ऑफ लैंड है या थोड़ी बहुत घास फूस है, कुछ थोड़ी बहुत उगा हुआ है कुछ, तो उसको जाके जो है आग लगा देते हैं। यस, आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है? यहाँ पे जो है राख बन जाती है और वो राख जो है मिट्टी में मिल जाती है। और जैसे ही राख मिट्टी में मिलती है तो यहाँ की ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ हो जाती है, यानी कि फर्टाइल हो जाती है फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। तो फार्मर यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि बहुत समय तक यहाँ पे क्रॉप्स उगाते रहते हैं। बट एक टाइम आता है कि वो पैच ऑफ लैंड भी जो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है। तो फार्मर क्या करता है? अब एक नया लैंड ढूंढता है, फिर वहाँ पे जाके आग लगाते हैं। वहाँ पे जाके जो है वहाँ की जो राख है वो मिलती है मिट्टी में और वो फर्टाइल हो जाता है, वहाँ जाके काम करते हैं। जब इसकी जो है फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है तो वो तीसरा लैंड जाके ढूंढते हैं, वहाँ पे सेम काम करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि एक जगह को ढूंढते हैं, वहाँ पे आग लगाते हैं, वहाँ उसके जो मिट्टी जो उपजाऊ होती है उस पर काम करते हैं और फिर वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इससे क्या होता है? जब वो किसी एक पीस ऑफ लैंड को छोड़ के चले जाते हैं तो नेचुरल तरीके से धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी है अपने आप वापस आ जाती है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, व्हेन द सॉइल डिक्रीजेस द फर्टिलिटी द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर्स अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसी तरीके से वो जो है अपनी कल्टीवेशन करते हैं और जिस पीस ऑफ लैंड को वो छोड़ के भी जाते हैं ना, जलाने के बाद यूज़ कर लिया तो फिर छोड़ के जाते हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप रिप्लेनिश हो जाता है। वाई? बिकॉज देखो लैंड, सॉइल, दीज आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। अपने आप अगर हम इन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दें तो ये अपने आप को ठीक कर लेती हैं, यानी कि अपने मिनरल्स, अपने न्यूट्रिएंट जो है वापस से अपने लिए रीजनरेट कर लेते हैं इफ़ वी लीव देम फॉर टाइम।
फार्मिंग। ओके, अगर इसकी हम बात करें इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। क्या कि अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर इनको क्या बोला जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। अगर मणिपुर की बात करें तो इसे पामलू बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में इसको क्या बोला जाता है, दीपा बोला जाता है। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं, नोट डाउन कर लो कि जो है अलग अलग नाम क्या है स्लैश एंड बर्न के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन सी फार्मिंग है ये, जो मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स हमारी उगाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। ठीक है, हाई पॉपुलेशन एरियाज में होती है और बहुत ही हाई लेवल लैंड, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े लैंड्स पे जो है ये फार्मिंग होती है। अब यहाँ अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखोगे क्या लिखा है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव मतलब कि बहुत सारी लेबर लगती है बड़े से पीस ऑफ लैंड पे, और वो अलग अलग क्रॉप्स को जो है वो उगाते हैं। लेबर बहुत सारी, कि कोई बीज बोने वाले हैं, कोई टिलर्स ऑफ सॉइल आएंगे, कोई हार्वेस्टर्स आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे और वो वहाँ पे जो है काम करेंगे। ठीक है, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज। बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब कि फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अच्छे अच्छे इनपुट्स का, यानी कि जैसे ट्रैक्टर्स का, हैवी मशीनरी का, खेत में हल चलाने हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर आएगा, सीड रैक, अलग अलग जो टूल्स हमने बचपन में पढ़े हैं वो सब इस फार्मिंग में यूज़ करे जाते हैं। एंड इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, अलग अलग इरिगेशन मेथड्स का भी जो है वो यूज़ करा जाता है फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन करने के लिए सारे टाइप के मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। ये फार्मिंग किसके लिए, हमारा पेट भरने के लिए, हमारे घर में जितना भी खाना आता है, जितनी फूड आइटम जो है वो ग्रो होती है, वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो होती है। मास प्रोडक्शन की फार्मिंग है ये, तो इसीलिए यहाँ पे सारे इनपुट्स का यूज करा जाता है। द राइट, अब देखो आपको यहाँ पे एक और चीज बता रखे, थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। तो ये बता रखा है, देखो जैसे कि आजकल समय में क्या हो रहा है कि जैसे आपको मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ये एक फैमिली है ABCD। ठीक है, ये फैमिली जो है इनके पास इतना बड़ा लैंड है, इनके घर में 4 बच्चे हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है, एक का नाम D है। ये चारों के पास ये इतना बड़ा अपना लैंड है। ये चाहे तो यहाँ पे जो है खेती करें, बहुत सारा सामान उगाए, बेचे उसे और अपना प्रॉफिट भी उगाए। बट आजकल क्या हो रहा है, फैमिली इनहेरिटेंस आजकल लोगों की आपस में बनती नहीं है, और जैसे ही बड़े होते हैं क्या कहते हैं, हमारा बंटवारा कर दो, जो अगर खेत है तो बंटवारा कर दो, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटे छोटे के जो है लैंड जो है वो बंटते चले जाते हैं। क्या ये ऐसे, A ने कहा मुझे बंटवारा कर दो, A ने अपना लैंड रख लिया, B ने अपना रख लिया, C ने अपना रख लिया, D ने अपना रख लिया, फादर के पास इतना लैंड बच गया। तो इससे क्या हो गया कि जो लैंड है उसकी तो प्रोडक्टिविटी खत्म। कहाँ पूरे लैंड के ऊपर कोई बहुत बढ़िया सी क्रॉप हाई लेवल मास प्रोडक्शन के लिए उगा सकते थे, अब जब आपके पास इतने छोटे छोटे लैंड पड़े हैं तो आपको प्रिमिटिव लेवल पे ही फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ लिखी है, दैट थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। जितना छोटा लैंड होगा वो उतना अनइकोनॉमिकल होगा, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। बड़ा लैंड होगा, बड़े लैंड पे खेती करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अब भैया A ने इस पर जितनी भी फार्मिंग करी है, जितना पैसा इस पर आएगा वो सारा का सारा पैसा वो खर्च कर देगा, और आगे इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। बिजनेस कब बढ़ता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो A को जितना पैसा वो कमा पाता था यहाँ की फार्मिंग से, वो सारा तो अपने घर के खर्चे में ही निकाल देता था। तो नो इन्वेस्टमेंट्स नो प्रॉफिट। तो बिल्कुल ही जो है, तभी जो हमारे एग्रीकल्चर, हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं है एग्रीकल्चर में, वो यही रीज़न है दैट धीरे धीरे बंटवारे होते जा रहे हैं। लैंड जो है, क्रॉप जो है बहुत कम उगा पाते हैं, और खेतों का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। दस देयर इज इनॉमरस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इसलिए एग्रीकल्चर जो है आज के समय में बहुत प्रेशर वाली एक्टिविटी बन चुका है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। हमारी कमर्शियल फार्मिंग, भाई नाम सुन के पता चला कमर्शियल, पैसा कमाने वाली फार्मिंग है हमारी ये। मेन कैरेक्टरिस्टिक इस फार्मिंग का क्या है, दैट इसमें HYV टाइप के सीड्स यूज़ करे जाते हैं। देखो लिखा है यहाँ, हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। हायर डोज मतलब बहुत सारे टाइप की टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके इसमें फार्मिंग होती है, और ये फार्मिंग सोनली जो है प्रॉफिट मेकिंग यानी कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। बड़े बड़े फार्मर जो हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स, बिग फार्मर्स, अमीर फार्मर जो हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर, टूल्स, बड़े महंगे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके इस फार्मिंग को जो है वो कंडक्ट करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि इसमें एक HYV टाइप का सीड यूज़ होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। फुल फॉर्म लर्न कर लेना MCQ क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज़ द दैट डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म ऑफ HYV। एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं होगा। हाई यील्डिंग वेराइटी
वैरायटी सीड्स यूज़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये सीड्स जो हैं इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता है इस फार्मिंग में, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड कीटनाशकों का भी इसमें यूज़ होता है। तो दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ फार्मिंग जो प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। इस एक्टिविटी के अंदर, इस फार्मिंग के थ्रू, कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू जो जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, बट ये एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफर करती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है दैट राइस जो है एक कमर्शियल क्रॉप, यानी कि राइस को बेचने पे काफ़ी प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट वाली क्रॉप है इन हरियाणा एंड पंजाब। बट वहीं पे अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में जो राइस है वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो ये डिफरेंस है हमारा, ये आपको याद रखना है दैट राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में जो कमर्शियल क्रॉप में आता है, यानी कि बहुत पैसा कमाया जाता है राइस को बेच के, बट इन ओडिशा इट इज़ ओनली सब्सिस्टेंस क्रॉप, यानी कि जो फार्मर्स अपने घर पे खाने के लिए उगाते हैं। बस ये एक एग्जांपल है, आप ये फोटो में देख सकते हो कितना बड़ा खेत है, कैसे ये फार्मर जो है ये सीड रैक लगा हुआ है और इतने हाई लेवल पे यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ कमर्शियल फार्मिंग। एक होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग के अंडर में जो आती है वो क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग। व्हाट इज नाउ प्लांटेशन फार्मिंग? प्लांटेशन फार्मिंग में एक ही टाइप की क्रॉप को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव बेसिस पे जो है वो उगाया जाता है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये आपको याद रखना है, कमर्शियल फार्मिंग के अंडर क्या आती है, प्लांटेशन। ऐसे हमने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर आई थी स्लैश एंड बर्न। तो नाउ व्हाट इज प्लांटेशन? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। आपने कभी गए हो असम, वहाँ पे बड़े बड़े टी गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे टी उग रही है, कॉफ़ी के इतने बड़े बड़े कई जगहों पे गार्डन्स होते हैं। तो ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, इनको क्या बोला जाता है, प्लांटेशन, ठीक है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। पास में क्या होता है, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का एक मिक्सचर होता है, यानी कि एक बड़ा सा टी गार्डन होता है, वहाँ पे जो है लेडीज़ जो है वो निकाल रही होती है टी लीव्स, ऐसे ही इकट्ठी कर रही होती है, और पास में वहाँ पे एक फैक्ट्री इंडस्ट्री भी लगी होती है जहाँ पे वो टी लीव्स में से प्रोसेस होकर हमारी जो टी की जो चाय पत्ती है वो बनाई जाती है। तो ये एक कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रॉपर एक इंटरफेस है जिसमें जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का मिक्सचर के थ्रू जो है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे बेच के पैसा कमाया जाता है। प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, ठीक है। अब ये जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है बहुत बड़े बड़े लैंड्स पे होती है, कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि बहुत कैपिटल पैसा यूज़ करा जाता है इसके अंदर, बहुत सारे लेबर्स को बुलाया जाता है, माइग्रेटरी लेबर्स होती हैं ये, बिकॉज ये जितनी भी लीव्स होती हैं उनको हैंड से पिक करके जो है, आपने देखा है वो लेडीज़ पीछे अपने वो बास्केट में डालती रहती हैं कॉफ़ी को या कभी टी को, तो बहुत सारे लेबर लगते हैं, लेबर लगेंगे तो उनको पे करना है, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा इस फार्मिंग में। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन अलग अलग इंडस्ट्रीज़। तो जितना भी रॉ मटेरियल, जैसे कि टी गार्डन है, यानी कि बड़े से टी जो है वहाँ पे उगी हुई है, वो टी की एक एक लीव्स को उठा के अपनी बास्केट में डाल रही हैं, तो वो टी क्या है, अभी वो रॉ मटेरियल में फॉर्म में होती है, फिर वो फैक्ट्री में जाएगी, किसी इंडस्ट्री में जाएगी और वो उसे प्रोसेस करके एक प्रॉपर टी के रूप में बनाएंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑल द जो क्रॉप्स निकलती है प्लांटेशन से वो एक तरीके से किसका काम करती है, रॉ मटेरियल। ऐसे कॉफ़ी का होता है, कॉफ़ी के बीन को रेयर करा जाता है, छोटे छोटे कॉफ़ी के बीन्स कोको बीन्स होते हैं, तो आप डायरेक्ट कोको बीन की कॉफ़ी थोड़ी बनाते नहीं ना, कोको बीन्स जाते हैं पहले इंडस्ट्री में, फिर वहाँ पे उनकी कॉफ़ी बनाई जाती है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। इनमें इंडिया में कौन कौन सी है, MCQ के लिए याद रख लो, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना क्या है, हमारी प्लांटेशन क्रॉप है। टी असम और नॉर्थ बंगाल में बनाई जाती है और कॉफ़ी कर्नाटका में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है फॉर द MCQs। टी कहाँ पे, असम में, नॉर्थ बंगाल में, और कॉफ़ी कहाँ, कर्नाटका में, ओके। ओके गाइस, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जिसको मैंने क्या बोला, आप गरीबों वाली फार्मिंग पढ़ लो। देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो हायर पॉपुलेशन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए होती है। एंड थर्ड क्या, कमर्शियल फार्मिंग जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है, जिसमें सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है जो एज अ रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री के लिए काम करती है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि जब मन करेगा कोई सी क्रॉप कभी भी उगा देंगे। अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है अपना क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हम इसी चीज़ को समझेंगे कि अलग अलग क्रॉप्स का अपना सीजन होता है, उस सीजन में हम उन क्रॉप्स को उगाते हैं। तो यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। इट इज नोन एज द क्रॉपिंग पैटर्न। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारा मन करेगा जाके वीट उगा दिया, तब तुम्हारा मन करेगा आज तो छोले खाने का मन है, चलो जाके छोले उगाए आते हैं, चलो भैया आज तो दाल खाने का मन है, पल्सेज उगा के आते हैं, राजमा खाने हैं, राजमा उगाए हो। ऐसा नहीं होता है कि भैया वाटरमेलन खाना है कि तुम भैया जाके वाटरमेलन उगा दिया, नो।
तो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग सीजन होता है, अकॉर्डिंग टू द सीजन जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है, एंड इसी को बेसिकली जो है क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बोला जाता है। बेसिकली इंडिया में देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स एंड 3 टाइप्स में हमने अपनी क्रॉप्स को जो है डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज राबी क्रॉप, दूसरी इज खारिफ क्रॉप एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप। तो ये आपको याद रखना है। राबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है। राबी में आता है व्हीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली। तो बाय गाइस इसमें से कम 4 तो आप याद रखो। तो राबी में व्हीट और ओट लर्न कर सकते हो और मस्टर्ड और ब्रोकली लर्न कर लो। ब्रोकली किसे अच्छी लगती है, तो ये राबी क्रॉप है। इस तरीके से कम 4 से 5 जो है क्रॉप एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, बिकॉज इस साल MCQ में ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। और क्या क्वेश्चन आएंगे, राबी क्रॉप पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, खारिफ पे आएंगे, जैद पे आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आते हैं। सबसे पहली है राबी क्रॉप, तो इसको पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इनके अलग अलग सीजन्स होते हैं। तो राबी क्रॉप को बेसिकली कौन से सीजन में उगाया जाता है, इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि कौन से सीजन में से यानी कि बोया कब जाते हैं इनके बीज, तो अक्टूबर से दिसंबर में जो है बीज बोने का काम होता है। और हार्वेस्टिंग सीजन इनका कब होता है, अप्रैल से जून में, यानी कि अप्रैल में बैसाखी आती है ना, हम कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आ गया है, तो वो उस समय पे राबी क्रॉप जैसे वीट का ही जो है तब कटाई होनी शुरू होनी होती है। तो ये याद रखो, राबी क्रॉप में जो है सोइंग सीजन कब होता है, अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्टिंग करने के लिए अप्रैल से जून तक का महीना होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स कौन सी है, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। तो इसको याद कर लो, डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो क्रॉप्स है ये लार्जर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वो उगाई जाती है। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न में, एक आपको अब स्टेट्स भी याद रखनी है कि कौन सी स्टेट में बेसिकली राबी क्रॉप उगाई जाती है। जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो है हमारी ये क्रॉप्स को उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। तो ये याद रखो अच्छे से कौन सी क्रॉप कहाँ उगाई जाती है। पेपर पे नोट्स बनाओ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स भी गिवन है, वहाँ भी मिल जाएगा फॉर योर रिमेम्बरिंग, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। तो यूपी जो है, अब ऊपर मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट यस यूपी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग द व्हीट, ठीक है, और अदर राबी क्रॉप्स। तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है काफ़ी सारी ये राबी क्रॉप्स उगाई जाती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप जो है व्हीट, हमारी व्हीट जो है बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जो है ग्रो करा गया था ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने बचपन में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है। इंडिया में जब एक बार एक डिप्रेशन आया था एक टाइप से, यानी कि फूड शॉर्टेजेस हो गई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया था जिससे कि फूड शॉर्टेज इंडिया से ख़त्म हो जाए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो उस समय पे सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है व्हीट क्रॉप को उगाया गया था। बड़े बड़े फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ था व्हीट उगा के। उनके सक्सेस की वजह से ही आज के समय पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत ही हाई लेवल पे राबी क्रॉप उगाई जाती है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द राबी क्रॉप। यही आपको लर्न करने हैं। कौन सा सीज़न है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक यहाँ पे सोइंग सीज़न है, हार्वेस्टिंग सीजन अप्रैल से जून। कौन कौन से मेन 4 क्रॉप है, कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर इसको उगाया जाता है, ये 4 चीज़ें आपको हर एक क्रॉप के लिए याद रखनी है। अब हमारी राबी क्रॉप का मैंने एक और ये फोटोज़ लेते रहो आप, जैसे कि आप अपने पास क्लिक करके रख लो। एग्रीकल्चर में व्हीट और राबी में ये सब क्रॉप्स आती हैं। अब आगे हमारी स्टार्ट करते हैं अपनी खारिफ क्रॉप। तो जैसे ही क्रॉप आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसका सोइंग सीजन पढ़ोगे कि कब इसको बोने की शुरुआत होती है। तो अगर हम खारिफ क्रॉप की बात करें तो विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जैसे ही मानसून शुरू होता है हम खारिफ क्रॉप को बोना शुरू कर देते हैं एंड इनको हार्वेस्ट करा जाता है इन सितंबर एंड अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है ड्यूरिंग दिस सीजन, पैडी यानी कि राइस, मेज, जोवर, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये याद रखना। अगर आपको एग्जांपल है व्हाट इज अ कॉटन क्रॉप, कॉटन किस टाइप की क्रॉप है, खारिफ है, राबी है, तो आपको याद होना चाहिए खारिफ क्रॉप है। जूट कौन सी है, खारिफ क्रॉप है। तो यहीं से आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो खारिफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी होगी, पैडी यानी कि राइस। और वहीं राबी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो कौन सी थी, व्हीट थी। तो जैसे हमने व्हीट का पढ़ा ऊपर कि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उगाया जाता है यूपी में, वैसे अब हम पैडी यानी राइस का पढ़ेंगे कि राइस को मेजरली कहाँ कल्टीवेट करा जाता है। कौन से हमारे असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड इवन उत्तर प्रदेश, बिहार में भी राइस उगाया जाता है। और रिसेंटली यहाँ लिखा है जो हमारे पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे भी राइस उगाया जाने लगा है। तो दिस इज़ द 1 मार्कर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, कि अगर एग्जाम में है कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे रिसेंटली पैडी ग्रोइंग स्टार्ट हुई है, तो उसमें आता है पंजाब एंड हरियाणा,
उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पैडी उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, असम, वेस्ट बंगाल और ये कोस्टल एरियाज जो है हमारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पैडी यानी कि राइस उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है दैट असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 3 टाइप के पैडी उगाई जाती है एक साल में, उस, अमन और बोरो। तो अभी आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं कौन कौन से अलग अलग टाइप के चावल उगाए जाते हैं इन 3 स्टेट्स में साल में एक बार, उस, अमन और बोरो। तो दीज आर द एग्जाम्पल जो आपको MCQ क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे मैंने पिक्चर बना दी है। मेन खारिफ क्रॉप कौन सी है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीस, ग्रीन ग्राम, ये क्या है हमारी मेजर खारिफ क्रॉप। स्टार्ट करते हैं अपनी जैद क्रॉप। तो इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन, राबी और खारिफ सीजन के बीच में हमारे समर में कुछ ऐसे महीने आते हैं, गर्मियों में ऐसे महीने आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जैद सीजन बोला जाता है। जो क्रॉप्स इस सीजन में उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर और हमारे बिटरगर्ड और अलग अलग फॉडर क्रॉप्स आती है हमारी जैद क्रॉप्स के अंदर। ये वाटरमेलन, बिटरगर्ड, मस्कमेलन, कुकुम्बर, ये हमारी जो 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट जैद क्रॉप है एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो अब भाई हमने तीनों की तीनों जो है अपना क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स है, 3 है। पहला हो गया राबी, दूसरा हो गया खारिफ और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, जैद पढ़ लिया हमने। अब कौन सी मेजर क्रॉप्स है जो हमारे इंडिया में उगाई जाती है, क्या पढ़ना है अब हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मेजर क्रॉप्स। हम एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, उसे कौन से सीजन में उगाया जाता है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है एंड सो थिंग्स। हम एक एक सिंगल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो अब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो, मिलेट्स हो गया, शुगर क्रेन, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में डिटेल में अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब जितनी भी आपकी क्रॉप्स आएंगे सबसे पहले उसमें आपको क्या लर्न करना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो बेसिकली वर्ल्ड में इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है। फर्स्ट पे चाइना रहता है, सेकंड पे इंडिया आता है, दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉइल। उसके बाद क्या आता है कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए आपको वो जो है उस क्रॉप को उगाने के लिए, और कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में वो क्रॉप उगाई जाती है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हम हर एक जो क्रॉप है उसके लिए याद करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा राइस, जिसको जो है पैडी भी बोला जाता है, और ये हमारे इंडिया की स्टेपल क्रॉप है। रोज़ के खाने में जो है लोग राइस को कंज्यूम करते हैं। हमारी कंट्री क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा क्या है, राइस क्या है, खारिफ क्रॉप है, ऊपर मैंने आपको करा दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको क्लाइमेट देखेंगे हम इसका, तो क्लाइमेट या टेम्परेचर इसे कैसा चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, राइस उगाने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी सारी रेन चाहिए होती है दैट इज अबव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन से एरियाज में जो है ये उगाया जाता है, इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अगर किसी ऐसे एरिया में राइस उगाना है जहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है, तो इरिगेशन, ट्यूबवेल, कैनाल के थ्रू इरिगेशन करके वहाँ पे चावल जो है वो उगाए जाते हैं। राइस को अलग अलग स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में भी उगाया जाता है। और अगर लेस रेनफॉल एरियाज की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी आज के समय पे हम राइस उगा सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्यूबवेल एंड कैनाल इरिगेशन। तो दिस इज पैडी हमारा राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप दैट इज व्हीट। व्हीट का भी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। व्हीट एक राबी क्रॉप है और व्हीट को उगाने के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 50 to 75 सेंटीमीटर एंड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरी की पूरी रेनफॉल हमारे पूरे सीजन के अंदर। जो 2 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ पे व्हीट सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो क्या है, गंगा सतलुज प्लेन और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ये दोनों आपको रन करने फॉर द 1 मार्क्स, कहाँ पे व्हीट जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीट उगाया जाता है। तो मैंने अभी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के एग्जांपल के थ्रू बताया था कि बहुत ज़्यादा व्हीट उगने की शुरुआत हुई पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। किसके थ्रू, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीट होगा एंड इवन मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान में भी व्हीट को उगाया जाता है, कल्टिवेशन करी जाती है। तो ये आपको याद कर लो कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, कौन कौन सी स्टेट्स में उगाई जाती है, कौन से टाइप की क्रॉप है एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब व्हीट के बाद आती है हमारी नेक्स्ट क्रॉप दैट इज मिलेट्स। मिलेट्स एक बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू क्रॉप्स होती हैं। इनमें बेसिकली जोवर,
बाजरा, रागी, ये आते हैं मिलेट्स के अंदर। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं आयरन में, कैल्शियम में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इवन रफेज के अंदर। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, न्यूट्रिशनल क्रॉप है। बाजरा, बाजरे की रोटी, वो एक मल्टी फाइबर वाला आजकल आटा चला है ना, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो वो इन सबको जो है पीस के उस आटे को बनाया जाता है। होल आप कहते हो ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाला आटा होता है, वो उसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स डले होते हैं, यानी कि इन सबको जो है जोवर, मिलेट, सब कुछ उसमें डला हुआ होता है। ठीक है, जोवर क्या है, सबसे पहले हमारी क्रॉप कौन सी आएगी इसमें, जोवर। जोवर क्या है, थर्ड मोस्ट फूड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी। ये उन एरियाज़ में उगाई जाती है जो बहुत मॉइस्ट होते हैं और जहाँ पे इरिगेशन की नीड नहीं पड़ती है, बारिश के पानी से ही यानी कि रेनफॉल से ही सारा इरिगेशन इससे हो जाता है। मेजर जोवर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो आप इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारे मिलेट्स में बाजरा आता है। पिजन्स खाते हैं ना बाजरा, हमारा बाजरे की रोटी भी होती है। बाजरा ग्रो वेल्स ऑन सैंडी सॉइल, किस टाइप की सॉइल पे उगाया जाता है, सैंडी सॉइल पे एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे बाजरे को उगाया जाता है। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलेट हमारा कौन सा आता है, रागी। रागी इज अ क्रॉप जो ड्राई रीजन्स में उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा ये रेड, ब्लैक और सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में उगती है। तो ये दिस यू हैव टू मेक नोट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर। तो मेरी इंस्टा आईडी पे नोट्स डले हुए हैं जहाँ से आप लर्न कर सकते हो। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज या मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोई भी 3 या 4 आप लर्न कर सकते हो। तो ये रही हमारी इंडियन मिलेट्स, जैसे कि बाजरा हो गया, जोवर हो गया, अलग अलग हमारी मिलेट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्रॉप आती है, दैट इज़ मेज, वन ऑफ माई फेवरेट क्रॉप्स, भुट्टा हमारा। तो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोस्ट एज अ फूड एंड फॉडर, फूड और फॉडर दोनों में ये यूज़ होती है। ये एक खारिफ क्रॉप है, हमने ऊपर पढ़ा भी था। एंड इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसे 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। और कैसी सॉइल पे उगती है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पे ये उगती है। तो स्टार्ट मेकिंग नोट साइड बाय साइड। और कौन कौन से एरियाज में उगाई जाती है, बिहार में मेज जो है ये राबी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना 1 मार्कर के लिए कि वैसे तो ये खारिफ क्रॉप है, बट इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन। ठीक है, बट ये जो है बिहार, वहाँ पे राबी सीजन में इसको उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी स्टेट्स में भुट्टा, ये मेज सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। तो बेसिकली ये यूपी बिहार तो हर एक में आ ही रहा है। ठीक है, कोई भी क्रॉप है बेसिकली उसमें यूपी बिहार का नाम तो आ ही रहा है। इसी तरीके से कुछ टेक्निक लगा के आप कम से कम 3 से 4 जो स्टेट्स हैं उनको लर्न कर लेना। साथ ही हमारे पल्सेस, तो पल्सेस आप ऊपर देख सकते हो, ये हमारे प्यारे राजमा, मखनी दाल और अलग अलग टाइप की दाल जो रोज़ आपकी मम्मी घर पे बनाती होंगी, ताकि पूछ सकते हो दालों के नाम, वही है हमारी पल्सेस। इसको लेग्यूम्स भी बोला जाता है। और इंडिया एक लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है। तो हम सारे राजमा उगाते हैं और उनको खा भी जाते हैं चावल में डाल के। तो जो पल्सेस है लेग्यूम्स है, दे आर बेसिकली रिच इन प्रोटीन, हमारे को पता है। मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाई जाती है वो है तुर मतलब अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये हमारी उड़द की मतलब ये हमारी अलग अलग दालों के नाम है। पल्सेस जो है लेस मॉइस्चर लेती हैं, यानी कि क्लाइमेट लर्न करो आप, एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशन में भी ये उग जाते हैं। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो आपको ये याद रखना है, ये जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है ना, एक्सेप्ट अरहर, ठीक है, अरहर को छोड़ के बाकी जितनी भी है नाइट्रोजन जो है हमारी जो सॉइल है उसमें इंक्रीज़ करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो देखो यहाँ पे आपको ज़रूर उत्तर प्रदेश मिल गया है। देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्रॉप शुरू करते हैं हम अपनी। अब देखो हमने पहले क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी फूड क्रॉप्स। राइस आप खाते हो, मेज़ आप खाते हो, भुट्टा खाते हो, आप लोग भी है ना, मैं भी खाती हूँ बहुत ज़्यादा। पल्सेस हम लोग खाते हैं, वीट हम लोग खाते हैं, चावल हम लोग खाते हैं, तो वो फूड क्रॉप्स थी। नाउ वी विल स्टडी अदर देन फूड क्रॉप्स। इसमें आता है सबसे पहले शुगर केन। अब शुगर केन आप कभी कभी खा लेते हो या थोड़ी रोज़ खा रहे हो शुगर केन खा रहे हो, नहीं, उससे बेसिकली इट इज़ अ रॉ मटेरियल जिससे चीनी बनती है, अलग अलग चीज़ें बनती है हमारी। तो अदर देन फूड क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे शुगर केन और फिर उसके बाद हमारी कॉफ़ी आएगी, टी आएगी। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है हमारी अदर देन फूड क्रॉप्स। तो इसमें सबसे पहले आता है शुगर केन। ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोला जाता है इसको, और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती है विद द टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल इसे कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर द ब्राज़ील। ठीक है, मेन सोर्स क्या है शुगर से, जो हमारी ये शुगर केनों से क्या बनता है, शुगर बनती है, गुड़, जैगरी बनता है, खंड, सरी, मोलासिस, अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है हमारी शुगर
शुगर केन से जो है वो बनती है। अब इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन को कल्टीवेट करा जाता है, तो ये देख लो आप, यूपी आ गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार आ गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा। तो इन स्टेट्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन को जो है ग्रो करा जाता है। तो यही आपको लर्न करना है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है अदर देन फूड क्रॉप, दैट इज़ ऑयल सीड्स। अगर आपको नहीं पता है ये ऑयल सीड्स क्या होते हैं, तुमने सरसों का तेल सुना है, तो सरसों का तेल जो है सरसों के दानों से निकाला जाता है। ऐसी अलग अलग ऑयल्स होते हैं जो अलग अलग जो ग्राउंड नट्स होते हैं, अलग अलग बीजों से जो है तेल निकाले जाते हैं उन्हें घुमा के, और वो तेल जो है वो प्रेशियस ऑयल जो है हमारी आइटम्स में यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम, जैसे कि कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स में, जैसे हमारे सोप है उसमें अलग अलग ऑयल्स डलते हैं, हमारे आई लाइनर, लिपस्टिक्स, हर एक चीज़ के अंदर, फेस वॉश, हर अलग अलग चीज़ों में जो है ऑयल्स लगते हैं। कुछ में तो हम पकौड़े तल के खा लेते हैं और कुछ हमारे एज अ आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑयल सीड्स में इन 2060 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो ग्राउंडनट से जो ऑयल निकलता है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया आफ्टर चाइना इन 2060, ठीक है। डिफरेंट इंडिया में उगाए जाते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे, तिल मतलब सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर। तो इसमें से स्टार्टिंग के 4 तो आपको लर्न करनी है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे यानी कि तिल और सोयाबीन, इसका जो है तेल निकाला जाता है, तो इनको पहले उगाया जाता है इंडिया में। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम्स, ठीक है। एडिबल होते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ हमारे सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में और ऑइंटमेंट्स में यूज़ करे जाते हैं। की बात करें तो गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 2016 एंड 17। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं अब हम टी, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आएगी, टी आएगी। ये देखो टी, मेरा टी पीने का टाइम भी हो रहा है, चलो बाद में पीऊँगी, पहले हम इसको देखते हैं। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। टी किस में आती है, प्लांटेशन में। तुम्हें अभी प्लांटेशन में एग्जाम्पल दिया ना कि बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्लांटेशन कहते हैं। तो वैसे टी होते हैं, टी गार्डन्स होते हैं आसाम में, अलग अलग जगहों पे, वहाँ भी हम पढ़ेंगे भी आगे कहाँ कहाँ पे टी उगाई जाती है इंडिया में। तो वो लेडीज़ ऐसे ऐसे पिक करती हैं कि टी को पीछे अपनी बास्केट में डालती है, फिर फैक्ट्री में जाके देती है और वहाँ से टी जो है वो बन जाती है हमारे घर पे आने के लिए। तो टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। जितने भी मेजर टी प्लांटेशंस है वो इंडियंस ही ओन करते हैं। टी बुशेस जो है, टी की जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है जिनमें छोटी छोटी पत्तियाँ उगती हैं, वो वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट में जो है उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए होती है, यानी कि इसको बारिश चाहिए होती है बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हर थोड़े समय बाद थोड़ा थोड़ा पानी जो है टी को चाहिए होता है। अब अगर देखें तो टी इज़ अ वेरी मच लेबर इंटेंसिव क्रॉप, बिकॉज आपने टी गार्डन देखे कितने सारे लोग तो एक बार हार्वेस्टिंग सीजन में ही इतना काम करना पड़ता है। तो टी इट रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ठीक है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स, नहीं कौन सी है ये, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। 2016 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो मैंने कहा था ना, बेसिकली सबसे पहले आगे रहेगा चाइना, फिर हम आ जाएंगे इंडियंस। अब आगे बात आता है कॉफ़ी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा है, बट इन इंडिया जो कॉफ़ी है, जो इंडियन कॉफ़ी होती है, इट इज़ नोन फॉर इट्स बेस्ट क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी कॉफ़ी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इनिशियली जो कल्टिवेशन है वो इंट्रोड्यूस करा था बाबा बुडान हिल्स के अंदर, एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे कॉफ़ी कल्टीवेशन का, और अभी भी इंडिया के सिर्फ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही कॉफ़ी जो है उगाई जाती है। बहुत ज़्यादा जगहों पे अभी भी कॉफ़ी नहीं उगाई जाती है। इस तरीके से कल्टीवेशन करी जाती है, पहले उगाई जाती है और फिर एक एक लीव्स को हैंड पिक करके जो है प्रोसेसिंग के लिए ये बीन्स निकल देंगे फिर उनसे, और बहुत कुछ होता है। एक कॉफ़ी कैड में हमें दिखाया भी था कि एक कॉफ़ी और टी को बनने के लिए कितना सब कुछ करना होता है। नेक्स्ट आती है हमारी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग नाम सोच लो कौन कौन से जो भी तुम खाते हो वो आते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर। 2016 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स बनते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, तो अब ये देखो ये आपको लर्न करना है। फ्रूट्स में सबसे पहला फलों का राजा आम, यानी कि मैंगो। मैंगो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो अलग अलग फ्रूट्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है अदर देन फूड क्रॉप से पढ़ ली, जो हम खाते हैं बट इतना मेजरली नहीं खाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी इसमें हमने, टी पढ़ा, कॉफ़ी पढ़ी, ये पढ़ा हमने हमारा
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ी एंड एक और पढ़ी थी, ठीक है। अब ये वाली क्रॉप्स के बाद हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है, दैट इज़ आर नॉन फूड क्रॉप, यानी कि जिनको हम खाते नहीं हैं, जो अलग अलग दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि रबर, कॉटन, जूट। उसको आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रबर। रबर क्या है कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है और इसको जो है स्पेशल कंडीशंस में उगाया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाई जाती है। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो फर्स्ट थिंग क्या है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और रेनफॉल इसे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, तभी ट्रॉपिकल एरियाज में इसे उगाया जाता है। टेम्परेचर चाहिए इसे अबव देन 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। देखो रबर को टायर्स में, बेल्ट्स में और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में जो है रबर को यूज़ करा जाता है। मेनली से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है उगाया जाता है। तो इस तरीके से जो है देखो रबर क्रॉप जो है उगाई जाती है। ये ट्रीज़ के अंदर से इसका जो है पेस्ट निकाल के, रेजिन वॉट एवर इट इज़ नोन एज, हमारी जो रबर है वो बनाई जाती है। ओके, रबर के बाद हमारी नेक्स्ट क्रॉप आती है, डैट इज़ अ फाइबर क्रॉप, जिसमें आते हैं हमारे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ठीक है। तो अब आपको ये MCQ में आ सकता है, फाइबर क्रॉप के अंडर में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है। तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। तो फर्स्ट 3 आर डेराइव फ्रॉम द क्रॉप, तो पहली 3 तो क्रॉप से ही उगते हैं, कॉटन, जूट और हेम्प, और जो हमारी लास्ट वाली है ये एक सिल्क वर्म के ककून, यानी कि एनिमल बेस्ड आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सिल्क वर्म के ककून से निकाली जाती है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द सेरीकल्चर। तो हमें ये बात भी पता है दैट सिल्क वर्म्स से जो सिल्क निकाली जाती है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। तो अभी जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी कॉटन। कॉटन जो है, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल हाउस ऑफ द कॉटन प्लांट, की मतलब कि इंडिया में ही जो है कॉटन प्लांट की, कॉटन उगाने की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, तो आपको याद रखना है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप कोई भी कपड़ा पहनते हो उसमें कॉटन कंटेंट डेफिनेटली होता है। तो कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, ऑब्वियसली आफ्टर चाइना, ठीक है। तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स विद इन द ब्लैक सॉइल। तो हमने ब्लैक सॉइल में भी पढ़ा था दैट ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाई जाती है। तो ये ब्लैक सॉइल में वाइट कॉटन उगाई जाती है ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल बेसिकली कहाँ मिलती है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन इसको चाहिए होती है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, ये भी हमें पता है, एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मेच्योर। कितने महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने लगते हैं मेच्योरिटी में। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब डेक्कन एरियाज की ही होंगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो हर जगह आ जाती है कोई ना कोई क्रॉप ज़रूर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। तो ये आपको इसलिए लर्न कर लो इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं अब हम जूट। जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द गोल्डन फाइबर, जूट, गोल्ड, सिल्वर या स्टील। तो आप क्या टिक करोगे, जूट करोगे, गोल्ड पे मत करना, ठीक है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो देखो दिखने में तो जूट बहुत रफ सा लगता है, बट जूट जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स पे और द फ्लड प्लेन्स पे उगाया जाता है। टेम्परेचर इसे हाई चाहिए होता है एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ इसे काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। अब जूट से क्या बनता है, बैग्स, बोरे, गनी बैग्स बनते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स, आजकल तो स्टाइलिश स्लिंग्स भी बनते हैं हमारे जूट से, और इन चीज़ों को यूज़ करा जाता है जूट बनाने के लिए। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से मार्केट जो है सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि फैक्ट्री में बने हुए फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ करने लग गई है फॉर पैकेजिंग मटेरियल एंड ऑल दैट। आप जूट का यूज़ देखो, पहले ना जो ये होती है खाने पीने के हमारे बट चावल के कट्टे होते थे वो ज़्यादा जूट के बने होते थे, बोरे, बट आजकल वो भी प्लास्टिक नायलॉन के बनने लग गए हैं बिकॉज जूट बहुत महंगा होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। यहाँ आप देखो किस तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये इस तरीके से ये पौधे होते हैं और इससे ये इस तरीके से हमारा जो जूट है वो बन जाता है। ये देखो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखा होगा जूट को, यू कैन सी हियर, एंड ये हमारी मैट, रोप्स, अलग अलग चीज़ें जूट से जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब हमें पढ़ना है हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक।
टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस टॉपिक की मेन हाइलाइट्स क्या होंगी, हमें इसमें पढ़ना है कि जो इंडिया है उसमें अभी भी जो एग्रीकल्चर था काफ़ी बैकवर्ड लेवल पे चल रहा था। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कैनाल और ट्यूब वेल्स काफ़ी सारे एरियाज़ में फार्मर के पास नहीं थी। वो अभी भी मानसून की बारिशों पे ही डिपेंडेंट थे इरिगेशन के लिए, इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा एग्रीकल्चर को एडवांस और मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, दैट वी हैव टू स्टडी। जिसमें ऐसे यहाँ लिखा भी आप देख सकते हो, फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमें एग्रीकल्चर को भी इंक्रीज करना है। जितनी पॉपुलेशन उतनी फूड डिमांड, उतनी फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो इट विल बी अ नेगेटिव थिंग फॉर आवर कंट्री। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना। एग्रीकल्चर जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन को। 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको घर का पैसा, राशन, सब कुछ उनका एग्रीकल्चर के थ्रू ही आता है। एंड इसीलिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। तो जैसे ही हमें देखो, जब हमें आज़ादी मिली थी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे गए थे, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स, और सबसे मेन उसमें था एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। पहले आपको पता है ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदार एक बड़े से फार्म को लैंडलॉर्ड होते थे उसके, और उस पर अलग अलग छोटे छोटे फार्मर्स, टीलर्स, टेनेंट्स काम करते थे, और वो उनको जो है उन्हें रेवेन्यू भी पे करना होता था। और काफ़ी ही ये पेचीदा सा सिस्टम था जिसमें प्रॉफिट सिर्फ से ज़मींदार्स और बिग लैंडलॉर्ड्स का होता था। फार्मर्स पिसते रहते थे, दे वर लाइक, उनके साथ सब कुछ गलत होता था। तो इसलिए एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में करा गया था। करे गए जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस क्या था कि जो है एग्रीकल्चर को इंक्रीज करा जाएगा। उसके लिए देखो जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, तो एक्चुअली में हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, वैसे ही मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे हिस्सों में जो है तोड़ा जा रहा था, बंटवारे हो रहे थे उनके। तो उसके लिए एक नई टेक्निक निकाली गई, लैंड कंसोलिडेशन, बहुत नेसेसरी था। नाउ व्हाट इज लैंड कंसोलिडेशन? तो लैंड कंसोलिडेशन होता है एक पीस ऑफ लैंड को जो फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया हो उसे फिर से जो है अकॉर्डिंग एक लैंड को रीएडजस्ट करा जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो आप, एक ये बिग पीस ऑफ लैंड है, इसको जो है लोगों ने अपने हिस्से में बांट लिया, किसी के पास इतना चला गया, किसी के पास इतना, किसी के पास इतना, तो ये बिल्कुल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे जो है मिनरल्स और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी लूज होती है। तो इसलिए लैंड कंसोलिडेशन होल्डिंग स्टार्ट करी गई। जैसे कि अगर एक फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है तो एटलीस्ट वो ऐसा हो कि वो उस पर प्रॉपर तरीके से फार्मिंग जो है वो कर पाए। ओके, नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स करेगा। क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और लैंड कंसोलिडेशन हुआ। अब नेक्स्ट एक समय ऐसा था जब इंडिया में फूड शॉर्टेजेस हो गए थे और हमें फूड आइटम्स पे इंपोर्ट करानी पड़ी थी। कब था ये? बिहार में भी फेमाइन आई थी ये, जब उस समय की बात है ये। तो उसके बाद इंडियंस को समझ में आ गया था दैट वी नीड सेल्फ सफिशिएंसी फर्स्ट, कि हमारे पास एनफ फूड ग्रेन्स होने चाहिए। तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इवन वाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा गया था हमारी सोसाइटी में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसको इतने डिटेल में आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन से बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा जो है वीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। बाकी क्रॉप्स में और बाकी एरियाज़ में, इवन बाकी स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट हमारा जो है वीट का बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इवन जो है वाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, इंट्रोड्यूस होता है अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो अब हमें आगे पढ़ाया गया है दैट इन 1980s और 90s लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड। ठीक है, एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करा गया था जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों को मर्ज करा गया था। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। तो ये आपको लर्न करनी है। एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे, तो पहला लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लिया, फिर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड देन कम दीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि अगर किसी की क्रॉप फेल हो गई तो क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो जाता था। अगर फार्मर की क्रॉप फेल भी हो गई तब भी उन्हें जो है रिफंड मिल जाता था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि अगर किसी फार्मर को लोन चाहिए तो वो वहाँ से जाके लोन ले सकते थे। एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड, और नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी निकली थी। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। आपने कभी देखे हैं अलग अलग एड्स आते हैं हमारे न्यूज़ चैनल वाले, टीवी पे ज़्यादा आते हैं, किसानों के लिए ऐड आते हैं, वहाँ वो पेस्टिसाइड्स डाल रहे होते हैं और कभी जो है मेन्योर्स दिखा रही होती हैं और कैसे जो है फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, उसके लिए अलग अलग एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स और शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू उन्हें समझाने की कोशिश करी फार्मर को फॉर बेटर फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब आता है हमारा आगे ये टॉपिक भूदान ग्रामदान, इसको आप रीड कर लेना अपने जो है बुक के अंदर से। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। बेसिकली इसमें हमें पढ़ाया गया है कि जीडीपी में कितना योगदान, हिंदी में अगर हम बोले जीडीपी में कितना शेयर देती है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर, बिकॉज 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी के अंदर वो डिक्लाइन होता जा रहा है 1950 से, यानी कि 1950 के बाद से ही जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से जो आ रहा है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। 2010 और 11 में अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो थी वो थी हमारी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड, विच मेक मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड तो एग्रीकल्चर में थी, बट इतना जीडीपी हमारा उससे नहीं आता है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत ही सीरियस मैटर है हमारे लिए। तो ये जीडीपी का जो शेयर है हमारे एग्रीकल्चर से वो दिन पर दिन जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। मैंने यहाँ पिक्चर पेश करी है जो हमारी बुक में गिवन है 3 जो टाइम पीरियड्स की, जिसमें जो शेयर है डिक्लाइन हो रहा है, फिर थोड़ा बड़ा भी है, बट इट इज़ बेसिकली ऑन डिक्लाइन ओनली। तो भाई जब हमारी गवर्नमेंट ने ये सब देखा कि जो जीडीपी का शेयर है फ्रॉम एग्रीकल्चर बहुत लो हो रहा है, तो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये इस्टेब्लिश हुई थी कि जिससे जीडीपी संभल पाए एग्रीकल्चर के थ्रू। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हुई, येस देयर आर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो इवन आफ्टर 10th क्लास यू कैन गो एंड टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़। आपको वहाँ फार्मिंग टेक्निक्स अलग अलग तरीक़ों से जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को समझाया जाएगा अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए। इट इज़ काइंड ऑफ आफ्टर 10th यू कैन गेट एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़ और आप आगे चल के अपना कोई बिजनेस या फिर आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हो, ठीक है। वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा, ये सब कुछ जो है कोशिश करी जा रही है कि अच्छे से वेदर फोरकास्ट हो जाए, पता चले अगर बारिश नहीं आएगी तो ऑलरेडी इरीगेशन का जो है जो आप कह सकते हो कर रखा हो इंतज़ाम फार्मर्स ने। अलग अलग जो है स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने की कोशिश की गई है बिकॉज ऑफ द लोअर जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये ICAR की फुल फॉर्म याद रखना आप लोग फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। नाउ चैलेंजेस दैट आर फेस बाय द फार्मर्स। अब फार्मर्स को जो है देखो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारी कंट्री में। फर्स्ट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो रहा है, यानी कि जो बाहर से भी फूड आइटम्स को इम्पोर्ट कराया जा रहा है, इसलिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट, रिड्यूस इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत कम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ एग्रीकल्चर में। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स भी कम होती जा रही है क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो सब्सिडी कम हो रही है। एंड रिडक्शन ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज़। अब भैया इंपोर्ट ड्यूटी कम है तो बाहर से लोगों ने ज़्यादा इंपोर्ट कराने शुरू कर दिए हैं, क्या फूड आइटम्स ऑल्सो, यानी कि क्रॉप्स ऑल्सो। उससे क्या हो रहा है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान होता है। एंड नेक्स्ट, इस सब चीज़ों की वजह से जब फार्मर को नुकसान होता हुआ दिखता है, कोई फ़ायदा ही नहीं होता, प्रॉफिट ही नहीं होता, इवन लॉस में जब फार्मर जा रहे होते हैं एग्रीकल्चर से, सो दे क्विट एग्रीकल्चर। एंड इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी, जब फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत कम होती है हमारे एग्रीकल्चर से। तो यहाँ हमने पढ़ ली एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर। So now we will study the last topic, that is impact of globalization on agriculture. Okay, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर कोई एक नया फिनोमिना नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर का एक नया फिनोमिना नहीं है। इनफैक्ट ड्यूरिंग कलोनियलिज्म पीरियड हमारा, जब हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे कलोनियलिज्म के टाइम पे, तब भी ग्लोबलाइजेशन था, यानी कि तब भी हम लोगों के यहाँ से जो है अलग अलग जो रॉ मटेरियल्स है, फूड क्रॉप जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करी जाती थी अलग अलग देशों में। जैसे कि कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करी जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स। साथ के साथ इंडिया की जो स्पाइसेस थी उनको भी अलग अलग कंट्रीज़ में जो था वो एक्सपोर्ट करा जाता था। बट आफ्टर द 1990s कब, जब LPG, जब हमने अपनी जो कंट्री के दरवाजे खोल देते, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब हमने बाहर के फॉरेन मार्केट के अंदर अपने जो है वर्ल्ड मार्केट के अंदर जब हमने अपने कदम रखे, तो कॉम्पिटिशन हमारे
फार्मर्स के आगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एंड जब कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ तो इस वजह से जो है हमारे फार्मर जो है उस कंपटीशन में जो है क्या कर पाए, सामने वाले फार्मर्स का जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना और हमारा हो गया यूएस और ब्रिटेन, इनके फार्मर से कम्पीट नहीं कर पाए। एंड इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड हो गया, आप कह सकते हो, या लेस प्रॉफिटेबल बन गया। अब भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लेस प्रॉफिटेबल और बैकवर्ड क्यों हुआ? हमारे जो आइटम्स थे क्या उनमें कोई कमी थी इसलिए हम कम्पीट नहीं कर पाए? नो, रीज़न ये था दैट वो जो बिग बिग कंट्रीज़ है ना, जो डेवलप कंट्रीज़ है जिनसे हमारा कॉम्पिटिशन था आफ्टर द 1990s, उनको जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है इन एग्रीकल्चर, और हमारी कंट्री के अंदर इतनी सब्सिडी नहीं मिलती थी एग्रीकल्चर के ऊपर। इसका भी एक रीज़न है। सपोज़ करो आप यूएसए के फार्मर भी क्रॉप्स उगा रहे हैं और इंडिया के फार्मर भी क्रॉप्स उगा रहे हैं। यूएसए में सिर्फ 10% से पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर करती है, तो उन 10% फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। और यहीं पर जब इंडिया में 40 to 60% पीपल जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो अगर 40 to 60% सब्सिडी जाएगी तो कितने लोगों में बढ़ जाएगी, समझ गए? तो इसीलिए ये रीज़न था कि यहाँ यूएसए के फार्मर से बाकी आप सपोज करो कोई भी कंट्री मान लो, उनसे हम इतना कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज उनको हाई सब्सिडीज़ मिलती थी। अब हाई सब्सिडीज़ हमारी गवर्नमेंट भी दे सकती है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पाई हाई सब्सिडीज़? बिकॉज हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, सब्सिडीज़ बढ़ जाती थी। तो ये एक रीज़न था जिससे हम जो है कॉम्पीट नहीं कर पाए। अब भाई इसके सॉल्यूशन क्या है? हाउ टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, हाउ टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट्स, ऑल दैट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले निकाला गया। स्टार्टिंग में तो ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छा माना गया कि बहुत प्रोडक्शन इससे इंक्रीज हुआ, बट आई टोल्ड यू कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादातर तो बस वीट का ही प्रोडक्शन बढ़ा। इवन जो है इनबैलेंसेस हो गए थे, हरियाणा, पंजाब और जो है यूपी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वीट का। बाकी जो स्टेट्स है वहाँ नहीं हुआ और किसी और क्रॉप का भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। प्लस क्वेश्चन मार्क लग गया था हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन पे, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन और एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ था हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो इसलिए आज के समय पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आज के समय पे हमें जीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज़ जीन रेवोल्यूशन? जेनेटिक्स के थ्रू, यानी कि हमें एक ऐसी साइंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उन्हें साइंटिफिकली डील करा जाए। जेन रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। लर्न करो, उसे समझो क्या है जेन रेवोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल बनाएगा बाय किस तरीक़ों से? जेनेटिक साइंस को इन्वॉल्व करके, कि लैंड डिग्रेडेशन कम करें, हम लैब्स में पहुँचे, सॉइल के सैंपल्स लेके जाएं, अलग अलग क्रॉप्स लेके जाएं और साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशंस निकाला जाए कि भाई फर्टिलाइजर्स कम केमिकल्स वाले यूज़ करने पड़े, अगर कीड़े लग रहे हैं क्रॉप्स में तो पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक का ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी और जेनेटिकली किसी तरीके से जो है हम लोग जो है क्रॉप्स को बचा सके। तो वी नीड जीन रेवोल्यूशन राइट नाउ। एंड नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होती है? जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हम डालते हैं उससे लैंड डिग्रेड होता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे खराब हो जाती है बिल्कुल, फिर वो फर्टिलाइजर पानी में जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो इसीलिए हमारे को या तो हम जेन रेवोल्यूशन करें कि कम यूज़ करना पड़े हमें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बात आती है हमारी, दैट इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनका फ्यूचर जो है वो तब चेंज होगा जब वो ट्रेडिशनल पैटर्न से हाई वैल्यू क्रॉप्स में निकलेंगे, यानी कि खाली शुगर केन, बाजरा, वीट नहीं उगाएंगे, कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगानी शुरू करेंगे, एंड दिस विल इंक्रीज देयर इनकम। उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रिड्यूस होगी। अब हाई वैल्यू क्रॉप्स में जैसे कि फ्रूट्स ज़्यादा उगाएं, हर्ब्स उगाएं, मेडिसिनल हर्ब्स उगाएं और कुछ ऐसे ये बायोडीजल क्रॉप्स हैं, इनको उगाना भी शुरू करें, जिससे फार्मर्स की जो है इनकम इंक्रीज हो। हाई वैल्यूड क्रॉप्स की तरफ फार्मर्स को जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उससे भी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, एंड जो है फिर लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट्स अपनी नहीं निकालेंगे एग्रीकल्चर में से, एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा देगी और जीडीपी भी अच्छा देगी। तो दीज आर द सॉल्यूशंस जो हमें पता है फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल जीडीपी एंड एग्रीकल्चर इन आर कंट्री, मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल इन आर कंट्री। क्या कि जेन रेवोल्यूशन करा जाए, इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो ज़्यादा और हाई वैल्यूड क्रॉप। प्लस
अब आपका जो लास्ट चीज़ क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे तरीके से टीच करा जाए, ऑल दैट तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया। ठीक है गाइस, तो विद दिस हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फ्रॉम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कैसी कैसी फार्मिंग हमने पढ़ी, अमीरों की फार्मिंग, गरीबों की फार्मिंग जिसको हमने कोड वर्ड दे दिया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग से हमने प्लांटेशन पढ़ा, फिर हमने अलग अलग फूड क्रॉप्स पढ़ी, मेजर फ्रूट क्रॉप्स पढ़ी, उनके प्रोड्यूसर्स पढ़े। देन वी स्टडीड अबाउट अदर देन फूड क्रॉप्स, जिसमें शुगर केन, कॉफ़ी, टी आया हमारा। फिर हमने नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ी जिसमें रबर, जूट आया। एंड देन वी स्टार्टेड आवर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर हमने क्या पढ़ा, ये ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा फुल चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे गिवन है। इसी तरीके से मैंने क्लास 10th की SST का फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, सारा का सारा मेरे चैनल पे गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10th SST की, राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सिविक्स, economics, each and every chapter is completed on my channel. You can go and study. and next चीज़ आती है MCQs की, कि इस साल आपके एग्जाम में टर्म 1 के एग्जाम में जो है MCQ आएंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MCQ मैराथन क्लास 10 SST गिवन है। गाइज मैंने MCQs बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ वीडियोज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैन गो एंड स्टडी नेशनलिज्म इन यूरोप, योर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, सबके MCQ मैराथन मैंने स्टार्ट कर दी है। 70 क्वेश्चन विद इन 1 वीडियो। और वीडियो बहुत लंबी नहीं है, 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, 1 घंटे की। विद इन 30 मिनट्स में आपको 70 MCQs करा रही हूँ। डैट विल बी अ क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर, और उसमें अलग अलग टाइप के MCQs है। सो यू कैन गो एंड रेफर all the videos. Description box is filled with the videos. Even class 10 English and science is there on my channel. So go and check it out. Now I'll meet you in the next video. If you want notes, MCQs और प्रिंट आउट चाहिए आपको उन सबके, इस नोट्स ये जो मैंने यहाँ स्लाइड्स चलाई थी, सब कुछ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे गिवन है। यू कैन गो एंड एक्सेस इट। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।